नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो केवल एक राज्य की राजनीति से ही मैटर नहीं रखता, बल्कि पूरे देश की राजनीति को डिसाइड करता है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार की राजनीति की, जो कि अब केवल बिहार से रिलेटेड नहीं रह गई है। दोस्तों, बिहार की राजनीति में जो अभी उठापटक हुए हैं, उससे लगता है कि बिहार की राजनीति पूरे भारत का भविष्य डिसाइड कर सकती है। बिहार को कई चुनावों में कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन इस चुनाव में नहीं कहा था। और इस बार बिहार जो है निर्णायक भूमिका में है। और इस बार मोदी जी चाहे इधर उधर बोल करके निकल नहीं सकते, क्योंकि जो विपक्ष जो है इतना मजबूत है। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा सीटों का अंतर नहीं है। और इस बार भाजपा जो है खुद जो है बहुमत पार नहीं कर पाई है और बैसाखी पर है। तो हमको लगता है कि तीसरी बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, इस बार सबसे कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में वो साबित होंगे। वैसे तो भारत की राजनीति में कभी कभी दोस्तों ऐसे चमत्कार हुए हैं कि सुनकर दिमाग हिल जाता है। जैसे अगर बात करें 1979 में सिर्फ 60 सीटें जीतने वाला एक नेता प्रधानमंत्री बन गया, और उसी समय जिस पार्टी ने 154 सीटें जीती थी वह हाथ मलते रह गई। उसी के बाद 1999 में भारत की सबसे करिश्माई शख्सियतों में से एक अटल जी, जिनके बारे में हम सब जानते हैं, उनकी सरकार गिर गई। वो भी किसी बड़े घोटाले से नहीं गिरी थी, सिर्फ एक वोट से गिर गई थी। अब सोचिए दोस्तों कि जब 60 सीट 18 सीट और सिर्फ एक वोट ने देश का प्रधानमंत्री बदल दिया, तो आज की मोदी सरकार, जिसने 400 पार का नारा लगाया था लेकिन 240 सीटों तक ही सिमट कर रह गई, उसका क्या होगा? दोस्तों, बीजेपी की सीटें 240 हैं और सरकार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे नेताओं पर टिकी है। तो आज हम इसी मुद्दे पर डिस्कस करेंगे कि क्या मोदी सरकार भी अचानक गिर सकती है? क्या 2025 का बिहार चुनाव सिर्फ बिहार तक ही सीमित रहेगा, या इसकी गूंज सीधे दिल्ली की कुर्सी तक जाएगी? और क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पलटी मारकर खेल बदल सकते हैं? और इन सब में सबसे बड़ा सवाल, क्या मोदी सरकार अपने 5 साल पूरे कर पाएगी, या इतिहास एक बार खुद को दोहराने के लिए तैयार है? दोस्तों, आज हम इन सब पॉसिबिलिटीज पर एक डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि क्या होने वाला है या क्या हो सकता है। दोस्तों, इससे पहले कि हम मोदी सरकार और बिहार के चुनाव की बातें करें, चलिए थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं, जहां पहले भी ऐसे नजारे खूब देखने को मिले हैं। अगर हम बात करें 1975 में, जब हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, तो उनके ऊपर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक केस चला। आरोप था कि 1971 के चुनाव में उन्होंने गड़बड़ी की थी, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि उनका चुनाव रद्द किया जाए। मतलब उनकी सांसद की कुर्सी और प्रधानमंत्री का पद खतरे में था। तो इंदिरा गांधी ने हार मानने के बजाय इमरजेंसी लगा दी और विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आप सभी गहरे और व्यापक षड्यंत्र से अवगत होंगे जो उस समय से रचा जा रहा है। और उसी दौरान उन्होंने अखबारों पर सेंसरशिप भी लगाई, आम लोगों की आजादी छीन ली गई, और 2 साल तक देश में पूरा आपातकाल चला। लोग डर में जी रहे थे, नसबंदी कराई गई, बहुत से इवेंट हुए जो हम सब जानते हैं। लेकिन उस दौरान भी दोस्तों अंदर ही अंदर जनता के अंदर गुस्सा उबल रहा था। यही गुस्सा 1979 में दिखा, जब इंदिरा गांधी ने फिर से चुनाव करवाने का फैसला किया। शायद इंदिरा जी को लगा होगा कि लोग भूल चुके होंगे या डर की वजह से उन्हें चुनेंगे, लेकिन नतीजा उल्टा हुआ। देश भर में जनता ने कहा, इंदिरा को हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। विपक्षी पार्टियां जो पहले बिखरी हुई थी, इस बार एक साथ आ गई। जनसंघ, समाजवादी दल, लोक दल और कई छोटे दल मिलकर जनता पार्टी बनाई। और जब नतीजे आए तो कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई और पहली बार भारत में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। जनता पार्टी ने मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री चुना और लोगों को लगा कि अब सच में बदलाव आएगा। लेकिन सब कुछ आसान नहीं था। जनता पार्टी अंदर से तो एकजुट थी, लेकिन कहीं ना कहीं अलग अलग विचारधारा वाले नेता थे। कभी मंत्री पद को लेकर झगड़ा हो रहा था, कभी नीतियों पर टकराव हो रहा था, और यही झगड़े और टकराव 1979 तक आते आते बहुत बड़ा रूप लेने लगे और सरकार डगमगाने लगी। और उसी दौरान मोरारजी देसाई ने इस्तीफा दे दिया। इसी बीच चौधरी चरण सिंह को मौका मिला। उनके पास सिर्फ 60 सीटें थी, लेकिन राजनीति में दिमाग और टाइमिंग बहुत मायने रखती हैं। उन्होंने कांग्रेस से संपर्क किया और कहा, आप पीएम बनिए
हम बाहर से समर्थन करेंगे। कांग्रेस ने उनका सपोर्ट किया। बस फिर क्या था, 60 सीट वाला नेता भारत का प्रधानमंत्री बन गया। लेकिन दोस्तों, राजनीति में भरोसा करना सबसे चुनौतीपूर्ण काम होता है। जैसा कि कांग्रेस ने दिखाया कि कांग्रेस ने समर्थन का वादा तो किया चरण सिंह जी को, लेकिन बहुमत साबित करने के समय पीछे हट गई। और नतीजा क्या होगा हम सब जानते हैं कि चरण सिंह संसद में बहुमत साबित नहीं कर पाए और इस्तीफा देना पड़ा। सोचिए दोस्तों, जिस देश में 60 सीटों वाला नेता प्रधानमंत्री बन जाए और 200-300 सीट वाली पार्टी किनारे बैठ जाए, वहां राजनीति में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इतिहास सिखाता है कभी कभी छोटी पार्टियां और क्षेत्रीय नेता ही पूरा खेल बदल देते हैं, जैसा कि हमने चरण सिंह जी के केस में देखा। अब हम तत्कालीन बिहार की चुनावी स्थिति और दिल्ली की कुर्सी पर असर क्या हो सकता है, इसे समझने के लिए चलते हैं 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें जो निर्णय आया था उसकी तरफ। लोकसभा चुनाव 2024 में लोग बड़ी उम्मीदें लेकर बैठे थे और बीजेपी ने फिर से 400 पार का नारा लगाया था। हम सब जानते हैं कि बीजेपी ने बार बार अपने कई सारे प्रचारों में कहा था कि 400 बार हम पार करेंगे, और सब सोच ही रहे थे कि मोदी जी फिर से रिकॉर्ड तोड़ेंगे। लेकिन हकीकत कुछ और थी। 4 जून 2024 को शाम को 6 बजे रिजल्ट आता है। बीजेपी को सिर्फ 240 सीटें मिलती हैं और कांग्रेस को 99 अर्थात 99 सीटें। मतलब ना बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला ना कांग्रेस को। और दोस्तों, जब कोई पार्टी पूर्ण बहुमत नहीं ला पाती है तो छोटी पार्टियों की मौजूदगी बड़ी ताकत बन जाती है। अब बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू अर्थात जदयू के पास 43 सीटें थी और बीजेपी के पास 74। साथ में छोटी पार्टियां भी थी, जैसे चिराग पासवान की जो पार्टी थी। अब इन छोटी पार्टियों ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया और वही सरकार बनाई, और हुआ वही। नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर एनडीए गठबंधन बनाया और बिहार में सीएम बन गए। चंद्रबाबू नायडू भी 16 सीटें लेकर बीजेपी के साथ जुड़ गए। इस तरह मोदी सरकार फिर से 293 सीटों की गठबंधन सरकार बन गई। लेकिन सवाल यह है कि नीतीश कुमार मोदी के साथ ही क्यों आए, ये क्यों राहुल गांधी के साथ नहीं गए? असल जवाब 2020 के चुनाव में है। उस समय जेडीयू को 43 सीटें और बीजेपी को 74 सीटें मिली थी। नीतीश अकेले सरकार नहीं बना सकते थे, तो उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर सत्ता हासिल की। इसलिए 2024 में भी वो बीजेपी के साथ रहे। दोस्तों, बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं अर्थात 243 एमएलएस, और सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की जरूरत होती है। वर्तमान में एनडीए अलायंस में अर्थात जिसमें बीजेपी है, जेडीयू है और छोटी पार्टियां हैं, लगभग 125 सीटों के करीब है। मतलब सिर्फ 3-4 सीटें इधर की उधर और सरकार गई। और अगर हम मुख्य विपक्षी पार्टी की बात करें, जैसे महागठबंधन में तेजस्वी यादव के पास केवल अकेले 75 सीटें हैं, ठीक है, और कुछ छोटे दल जोड़ दें तो कुल 111 सीटें हो जाती हैं। तेजस्वी यादव बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है और कांग्रेस भी कमबैक कर रही है, इसलिए महागठबंधन की ताकत फिर से बढ़ रही है बिहार में। अब फिर से नीतीश कुमार जी को तय करना है कि वो बीजेपी के साथ रहें या महागठबंधन में जाएं। अगर वो महागठबंधन में गए तो एनडीए कमजोर होगी और मोदी सरकार की स्थिति नाजुक होगी। और इतिहास गवाह है कि नीतीश कई बार पाला बदल चुके हैं। जैसा कि हमने अपने पिछले एक वीडियो में कहा भी था कि नीतीश कुमार बिन पेंदी के लोटा है। अब जैसे हम बात कर लें नीतीश जी के इतिहास की, तो 2013 में इन्होंने बीजेपी छोड़ी, 2015 में लालू और कांग्रेस के साथ गए, 2017 में फिर से बीजेपी में लौट आए और 2022 में फिर से महागठबंधन में चले गए। और अगर माहौल बदल गया तो नीतीश महागठबंधन में जाकर मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में एनडीए के पास लगभग 30 से प्लस सीटें हैं, और अगर नीतीश की 12 सीटें महागठबंधन में गई तो खेल बदल जाएगा। आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू जी की तेलुगु देशम पार्टी के पास 16 सीटें हैं। अगर केंद्र में माहौल बदला तो पलटी चंद्रबाबू नायडू जी भी मार सकते हैं, और ऐसा हुआ तो मोदी सरकार का आंकड़ा 281 से 265 तक गिर सकता है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे भी एनडीए में है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति हमेशा से फ्लूइड रही है, मतलब हमेशा चेंज होती रही है। अगर सेंट्रल लेवल पर माहौल बदलता है तो उनका गुट भी महागठबंधन में जा सकता है, क्योंकि वैसे भी एकनाथ शिंदे जी पहले शिवसेना में ही थे। इसका मतलब एनडीए की सीटें और घटने वाली हैं, और अगर नीतीश, नायडू और अन्य नेता सीटें महागठबंधन में दे दें तो राहुल गांधी और महागठबंधन लोकसभा में आसानी से 272 सीटें पार कर सकते हैं।
जो कि सरकार बनाने के लिए जरूरी है। अब 1979 में जब 60 सीटें जीतने वाला नेता प्रधानमंत्री बना, तो कहीं ना कहीं आज भी वही तस्वीर 2025 में बन सकती है। अब मान लीजिए कि बिहार चुनाव में बीजेपी हार गई और नीतीश महागठबंधन में चले गए, तो उनकी 12 लोकसभा सीटें राहुल गांधी के खाते में जाएंगी और खेल बदल जाएगा। चंद्रबाबू नायडू जैसे नेता भी तय करेंगे कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा। अगर राहुल गांधी पीछे हटते हैं और कोई क्षेत्रीय नेता आगे आता है, तो वही 1979 वाली कहानी दोहराई जा सकती है। अब अगर कांग्रेस नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री का पद ऑफर कर सकती है, तो ये तो पक्का ही जाएंगे। और इतिहास बताता है कि राजनीति सीटों से कम और चालों से ज्यादा चलती है। आने वाले महीनों में यही चाल पूरे देश का भविष्य तय करेगी। अब असली सवाल यह है दोस्तों कि क्या नवंबर 2025 में बिहार का चुनाव सिर्फ बिहार तक सीमित रहेगा या यह पूरे हिंदुस्तान को हिला देगा और मोदी सरकार की तीसरी टर्म अधूरी छोड़ देगा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार गिरेगी कि बचेगी। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।